तो हेलो भाई और बहनों, कैसे सारे के सारे। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि होने वाला है साउंड। साउंड जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है। इसको बहुत इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं हम लोग। मैं चैप्टर वाइज नहीं जाता हूँ, ये मेरी ट्रेट है। चैप्टर वाइज मैं कभी नहीं आता हूँ। मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। तो मेरा मन क्या कर रहा है, साउंड करने का, इसलिए मैं साउंड करने वाला हूँ। अब हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं, वो होता है कॉस। कॉस मतलब कॉन्सेप्ट आउट ऑफ सिलेबस। तो जब भी मैं कॉस लिख दूं कहीं पे, वो कॉन्सेप्ट आउट ऑफ सिलेबस है, पर उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा। ठीक है, तो उसको लर्न करने की कोशिश नहीं करनी, बस समझने की कोशिश करनी है। नोटबुक ले लो, पेन ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, जो लेना है ले लो, बस कोई अपने सामने लिखने की चीज रख दो, ताकि तुम उसको लिख लो और फिर बाद में रिवीजन के टाइम पे यूज करो। ठीक है, तो श्री का नाम डालेंगे हम बोर्ड के ऊपर, क्योंकि श्री के नाम के बिना कुछ नहीं होता इस दुनिया के अंदर। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंड के साथ। साउंड सबको पता है क्या होता है। साउंड साउंड क्या होता है भैया, देखो देखो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सब अग्री करेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, हमने बहुत सारे फॉर्म देखे। अरे भैया ब्लू मार्कर हमको दिखता नहीं, ब्लू मार्कर इंक खत्म हो गई है, ग्रीन मार्कर यूज करके। ठीक है, ग्रीन मार्कर दिख रहा है क्या, पहले देखो, टेस्ट करो। हाँ, ग्रीन मार्कर। अरे भैया बहुत ब्राइट है बहुत ब्राइट दिख जाएगा। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सेंसेशन ऑफ हियरिंग जिससे आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड। सेंसेशन ऑफ हियरिंग कहाँ पे आती है ये सेंसेशन ऑफ हियरिंग? ईयर्स में आती है भैया। प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। हम क्या बोलेंगे कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन। अभी जो सेंसेशन है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए कोई सेंस ऑर्गन भी तो चाहिए। तो वो सेंस ऑर्गन क्या है? ईयर्स। वो सेंस ऑर्गन है ईयर्स। तो ईयर्स से क्या प्रोड्यूस हो रही है? एक सेंसेशन। कैसी सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही है? हियरिंग की सेंसेशन। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड। अगर हमारे पास ईयर्स नहीं होते तो क्या सेंसेशन ऑफ हियरिंग होती? नहीं होती। तो साउंड सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रह के बन के रह जाता अगर तुम्हारे पास ईयर्स नहीं होते। पर अगर बिकॉज यू हैव ईयर्स, इसलिए तुमको इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन याद करना पड़ रहा है। ठीक है, अब साउंड का थोड़ा प्रोपगेशन देख लेते हैं कैसे होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कब आता है? जब होता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड इज, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे क्योंकि ये बेसिक्स है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। प्रोड्यूस्ड बाय, मैं थोड़ा कैमरा की तरफ कम देख रहा हूँ क्योंकि मेरा ज्यादा ध्यान व्हाइट बोर्ड पे है बट ठीक है, कोई ना, मैं 4-5 बार देखता रहूंगा ताकि तुम लोग को भी लेफ्ट आउट फील ना हो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। अब देखते हैं साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा। अब हमारे पास होती है एक वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेट कैसे करती है बॉडी? सबको पता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो ये पहले मीन पोजीशन पे आता है। मीन पोजीशन मतलब जो नॉर्मल रहता है। उसके बाद बॉडी ऐसा ऐसा करती रहती है, नाच डांस करती रहती है। एक कभी इधर चला मैं, उधर चला जाने कहा मैं किया। ओके अब हम क्या देख रहे हैं? बहुत सारी एयर कॉलम्स होती है उस वाइब्रेटिंग बॉडी के आगे। ठीक है, ये तुम्हारी एयर कॉलम्स है। अब इस एयर कॉलम में कितना है? प्रेशर है। प्रेशर की बात करते हैं। साउंड इज ऑल अबाउट प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर कितना है? अभी करंटली हम लोग बोलेंगे जीरो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। जीरो प्रेशर है। मूर्ख बालक, हम कैसे भूल जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? तो यहाँ पे कितना प्रेशर है करंटली? 180 एम का प्रेशर है यार। कम ऑन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स यार ठीक है, मैं समझा नहीं था, माय फॉल्ट अब यहाँ पे जो बॉडी है, ये पहले ये साइड पे मूव कर, देखो ये साइड पे मूव हो रहा है, ऐसा ऐसा। तो ये क्या करेगा? एयर को पुश करेगा। एयर को, तो एयर पुश होकर ऐसा कंप्रेस हो जाएगी। यहाँ पे एयर कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस, क्योंकि ये सब पुश कर रहा है। यहाँ पे एयर कंप्रेस हो जाएगा। ओके, कंप्रेस, ठीक है, ज्यादा साउंड इफेक्ट्स नहीं देंगे इसको। पर यहाँ पे बेसिकली क्या है? एयर कंप्रेस हो जाती है और यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रेशर हाई हो जाता है। पी पर आना मतलब हाई हो जाता है। तो कंप्रेशर इज बेसिकली क्या? हाई प्रेशर। तुम ऐसा एयर को धक्का मारोगे, एयर कंप्रेस हो जाएगा। अब मैं इसको एयर को ऐसा सुप करके धक्का मारूंगा, कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। पर मैं ऐसा ऐसा वाइब्रेट करूंगा तभी जाके वो होगा। देखेंगे आगे क्या होता है। इसको पीछे लिया मैंने, तो क्या होगा? यहाँ पे स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस को यूटिलाइज कैसे करेंगे? जो मीडियम है साउंड प्रोपगेशन का, जैसे एयर। अभी करंटली एयर है, मैं बोल रहा हूँ, तुमको कैसे सुना इधर? एयर, देयर इज एयर अराउंड अस। तो एयर में, एयर इज एन इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, इसको लिख लो, बाद में बहुत काम आएगा। इलास्टिक, एयर इज इलास्टिक। अब इलास्टिक है तो तुम इलास्टिक को देखो, तुम ऐसा कंप्रेस करोगे। स्प्रिंग, स्प्रिंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टिक। उसको तुम प्रेस करो, ऐसा प्रेस हो रहा है इलास्टिक,
तो फिर तुम उसको फटाक से छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो फट करके बाहर आ जाएगा, प्रेस बूम। तो पहले इसको मैंने क्या कंप्रेस किया, ऐसा प्रेशर हाई हो गया इसको, और जैसे ये पीछे गया तो क्या हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया, तो बूम करके फट जाएगा। तो क्या होगा, उससे प्रेशर रिलीव हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। तुम स्प्रिंग को दबाओगे और उसको छोड़ोगे तो क्या वो नॉर्मल स्प्रिंग पे आ जाएगा, नहीं वो पहले वापस बाउंस होगा ना। तुम उसको छोड़ोगे तो ज्यादा बाउंस होगा, क्योंकि इसके ठीक है वो ज्यादा बाउंस होगा, तो इसके लिए हम ये ज्यादा बाउंस होता है, ये नॉर्मल जितना गैप है उससे नहीं ज्यादा बाउंस होता है ये। अब ये ज्यादा बाउंस होगा तो इसके आजू बाजू भी एयर कॉलम होंगे, ये एक्सपैंड किया, यहाँ पे एक एयर कॉलम है, ये एक्सपैंड किया, वो बोलेगा अरे भाई हमको क्यों दबा रहे हो, तो वो भी दब जाएगा ये एक्सपैंड किया, यहाँ पे जो था वो भी दब जाएगा, यहाँ पे अभी कंप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग रेयरफैक्शन बोलते हैं, इसको लिखना बोलते हैं रेयरफैक्शन। लो प्रेशर रेयरफैक्शन, हाई प्रेशर कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा और वापस नॉर्मल तुम्हारी एयर कॉलम हो जाएगी। अब ये वापस ये साइड पे आएगा, अरे भैया ये वापस एयर को प्रेस करेगा, अब ये इसको प्रेस करेगा, ये फटेगा, ये क्या होगा, आगे जाएगा, यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे तुम्हारा कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन खुलेगा, अब ये कंप्रेशन खुलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे रेयरफैक्शन क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे कंप्रेशन, क्योंकि ये प्रेस कर रहा है, यहाँ पे भी कंप्रेशन, ये साइड से भी प्रेस हो रहा है, ये साइड से भी प्रेस हो रहा है, यहाँ पे रेयरफैक्शन है तुम्हारा, यहाँ पे कंप्रेशन है तुम्हारा। अब ये इसको खुलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले जहां पे कंप्रेशन था वहां पे रेयरफैक्शन, यहाँ पे कंप्रेशन, तो क्या ये जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन है आगे बढ़ रहा है, देखो पहले कंप्रेशन यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो क्या ये कंप्रेशन आगे बढ़ रहा है, हाँ भैया कंप्रेशन आगे बढ़ रहा है, कंप्रेशन कहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है तुम्हारा कंप्रेशन। तो इससे साउंड प्रोपगेट होती है, जब ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन तुम्हारे कान में बजता है, जब तुम्हारे कान में कंप्रेशन रेयरफैक्शन पहुंचता है तो तुम्हारा ईयर में चीजें रहती है, तुम्हारा ईयर हैज न्यूरॉन वगैरह वगैरह, जिससे आउच कंप्रेशन रेयरफैक्शन तुम्हारा ईयर पकड़ता है और उस कंप्रेशन रेयरफैक्शन को साउंड में कन्वर्ट करके तुम्हारे ब्रेन को भेजता है, जिससे सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस होती है। अरे वाह, समझ गए, इजी कॉन्सेप्ट्स। ओके भाई, इजी कॉन्सेप्ट्स। अब देखते हैं और आगे भी थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ गए। प्रोपोगेशन ऑफ एयर कैसे होता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ एयर, एयर की प्रोपोगेट करनी है भैया तुमको पहले साउंड प्रोपोगेट करो, एयर की प्रोपोगेट करनी है, ठीक है। नोट ले रहे हो ना भैया, ये सब नोट्स में लिख दो भाई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा, इलास्टिक बूम बूम, ठीक है, पुश इजी पुश बूम, ऐसा याद रखो एयर को साउंड को, मैं एयर क्यों बोल रहा हूँ बार बार, एयर क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है माफ करो, समझो तुम कॉन्सेप्ट समझो, बड़े वर्ड्स पे ध्यान मत दो, मेरे वर्ड्स बहुत ही पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स है मेरा, ठीक है। मैं कुछ समझा नहीं आता, हाँ साउंड मैकेनिकल फॉर्म, हाँ ठीक है, साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल, मैकेनिकल नहीं बोलते, मैकेनिकल, इट इज अ मैकेनिकल वेव। और व्हाई इट इज अ मैकेनिकल वेव ये कोई नहीं बताएगा तुमको, मैं बताऊंगा। सब लोग रट के जाते हैं कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, व्हाई इज साउंड अ मैकेनिकल वेव, क्योंकि साउंड में क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है पार्टिकल्स का मोशन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, पार्टिकल कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो रहा है, तो पार्टिकल ऐसा 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 वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल ऐसा 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 हिल रहा है, तो हिल रहा है मतलब क्या होता है, पार्टिकल इज टिचुक टिचुक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काइनेटिक मोशन हो रहा है पार्टिकल में, है कि नहीं। और काइनेटिक मोशन क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अब मैकेनिकल पार्ट तो हमको समझ गया भैया, पर हमको वेव पार्ट नहीं समझ आ रहा, मतलब जिसको नहीं समझ आ रहा उसके लिए समझाते हैं वेव क्या होती है, ठीक। तो मैकेनिकल क्यों बोलते हो समझ गया, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल, अरे वाह, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैकेनिकल वेव, फैंटास्टिक। तो जहां पर भी तुमको पार्टिकल्स का मूवमेंट दिखेगा और तुम क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग वाइब्रेट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहे हो ना, तुम मेरे को ये वाइब्रेट कर रहा है, देखो व्हाइट बोर्ड वाइब्रेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें मैकेनिकल एनर्जी लगाई, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी तो है, मैंने मैकेनिकल एनर्जी लगाई, वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, तो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल वेव। ये तुम्हारा प्रॉपर आंसर फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं वेव की। वेव क्या होता है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस,
किसी भी चीज का डिस्टर्बेंस हम उसको वेव कहते हैं। अब वेव के कुछ क्लॉजेस होते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। अब हम लोग बात कर रहे हैं साउंड वेव की। साउंड वेव हम बात करते हैं, साउंड वेव। तो साउंड वेव में डिस्टर्बेंस है किसका? प्रेशर का डिस्टर्बेंस है। प्रेशर का डिस्टर्बेंस है कि पहले अपना सब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, नॉर्मल नॉर्मल चल रहा था, पर यहाँ पे प्रेशर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई कि हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, डिस्टर्बेंस में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई प्रेशर में, इसलिए वो साउंड वेव प्रोड्यूस हो गई बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ प्रेशर। अब वेव में क्या होता है ना कि जो पार्टिकल है वो अपना मेन पोजीशन नहीं छोड़ता। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे एयर कॉलम है, देखो इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। इसको हम डॉट के फॉर्म में देखें, डॉट के फॉर्म में देखें। ठीक है, डॉट के फॉर्म में देखते, ज्यादा इजी टू क्रिएट। ये तुम्हारे एयर पार्टिकल्स है। अब कभी कंप्रेशन होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं मेन पोजीशन। हम पहला पार्टिकल को पढ़ेंगे, इस पार्टिकल को। ठीक है, तो कभी कंप्रेशन क्रिएट होगा तो ये पार्टिकल पास में आ जाएगा, फिर रेरफैक्शन होगा यहाँ पे कहीं तो भी, फिर वापस यहाँ पे कंप्रेशन होगा, फिर वापस यहाँ पे रेरफैक्शन होगा। अब यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हुआ, ये फटेगा वापस, और यहाँ पे रेरफैक्शन क्रिएट होगा ये कभी, है कि नहीं? यहाँ पे रेरफैक्शन क्रिएट होगा अभी, और यहाँ पे कंप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे रेरफैक्शन हो जाएगा, है कि नहीं? अभी वापस यहाँ पे रेरफैक्शन है, वापस यहाँ पे कंप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये पार्टिकल एक्सपैंड करेगा, यहाँ का पार्टिकल एक्सपैंड करेगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट करवा दिया ना अभी। या फिर वहाँ पे वाइब्रेटिंग बॉडी होगी, वो वाइब्रेटिंग बॉडी इसको पुश करेगी, यहाँ पे वापस से कंप्रेशन बन जाएगा। अब हम क्या नोटिस करें, पहले पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर वापस यहाँ पे गया। पर जब वाइब्रेटिंग रुकेगा, जब ये रुकेगा, जब कंप्रेशन कंप्रेशन चलो हो गया, वेव खत्म हो गई, अभी वाइब्रेटिंग बॉडी स्टॉप हो गया। अभी यहाँ पे कंप्रेशन ने भेज दिया, वाइब्रेटिंग बॉडी से उसको प्रेस नहीं करेगा, कंप्रेशन क्रिएट नहीं होगा, वाइब्रेटिंग बॉडी रुक गया, तो ये पार्टिकल वापस अपनी जगह पे अच्छे बच्चे की तरह खड़ा हो जाएगा। तो पहले पूरा ऐसा पूरा जगह नाचेगा, पहले मैं यहाँ पे चला, मैं इधर चला, मैं इधर चला, मैं उधर चला, पर वापस आके वहीं पे रुक गया। पहले हम यहाँ पे गए, फिर हम यहाँ पे गए, ऐसा वाइब्रेट करते 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 रुक गया, बीच में रुक गया। तो एंड पे जब वाइब्रेशन खत्म होगी, देखो पूरा डांस करके दिखा रहा है तुम लोग को, कमाल यार, मानना पड़ेगा। तो पहले इधर इधर करके करके एंड पे ये यहीं पे आने वाला है। तो क्या इस पार्टिकल का जो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन यही था, हमने बोला मेन पोजीशन, ठीक है, तो मेन पोजीशन क्या इस पार्टिकल का चेंज हो रहा है? नहीं, पर क्या वेव आगे बढ़ी, वेव आगे बढ़ी। तो ये कंप्रेशन रेरफैक्शन आगे चले गए, कंप्रेशन यहाँ पे गया, रेरफैक्शन यहाँ गया, आगे 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 बढ़ा। देखो ना, यहाँ पे पहले कंप्रेशन, फिर यहाँ पे आ गया, फिर कंप्रेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, कंप्रेशन आगे बढ़ रहा है, कंप्रेशन आगे बढ़ रहा है, पर पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए हम वेव में क्या बोलते हैं, वेव में क्या होता है, mean position does not change, mean position does not change, and क्या produced by movement of particles, movement of air particles। तो जब पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, उसके बिना वेव हो ही नहीं सकता। पार्टिकल्स का जब डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंस मतलब मूवमेंट, तब तक पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा, तब तक डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तब तक वेव बनेगी नहीं। पर पार्टिकल्स मूव करेंगे, पर मीन पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। हम हिलेंगे, पर मीन पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हिलेंगे पर मीन पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। वैसे वैसे टाइप का रहता है एयर पार्टिकल्स की। ठीक है, हम थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे असेंबली में 4-5 लोग खड़े कर दिए मैम ने, ठीक है, असेंबली में लोग 4-5 खड़े कर दिए, लोग बोला कोने में खड़े रहो। अब तुम और तुम्हारा दो दोस्त को बोला कोने में खड़े रहो। ठीक है, जाके तुम कोने में से शक्ल कर गड़ा के बैठे हो कोने में, और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बाजू में, तुम तुम्हारे दोस्त को धक्का मारोगे, हिले तुम ऐसा धक्का मारोगे, वो तुमको धक्का मारेगा, सब धक्का धुक्की चलो। तो तुमने अपने दोस्त को धक्का मारा, पर तुम वापस खड़े हो गए, तो तुम क्या कर रहे हो, उसको धक्का मार रहे हो, पर तुम वापस मीन पोजीशन पे आ रहे हो। तो वो थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, पर मीन पोजीशन नहीं छोड़ेगा। मीन पोजीशन छोड़ेगा तो टीचर के डंडे पड़ेंगे उसको। तो वो मीन पोजीशन नहीं छोड़ेगा, पर वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, अब वेव होती है भैया तुम्हारे 2 टाइप की। ठीक है, पहली आती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हम लोग पहले नाम देख लेते हैं, फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। फिर आता है ट्रांसवर्स वेव, सबसे ज्यादा डाउट लोग को इसमें होता है, ट्रांसवर्स वेव में। पहले तो पता नहीं दिया क्यों होता है, ICSE 9 के टेक्स्ट बुक में,
ट्रांसवर्स वेव की, बट ठीक है देख लेते हैं, दिया है तो देख लेते हैं। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जांपल होता है तुम्हारा साउंड। साउंड एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है, जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अरे भैया भारी शब्द मत दो, सीधा समझाओ, ठीक है। अब हमने क्या बोला, जो पार्टिकल है वो कैसा वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और वेव कैसी जा रही, वेव ऐसी जा रही। तो अभी तुम देखोगे तो डायरेक्शन दोनों का सेम है, मतलब बेसिकली देखो ये इस डायरेक्शन पे है, ये इस डायरेक्शन पे है, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी वेव की डायरेक्शन में है। ये पहले ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, डायरेक्शन मतलब उल्टा, आगे पीछे मत देखो, ऊपर नीचे देखो, ये ऐसा ऐसा ही जा रहा है, इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल, और वेव अपनी सीधी जा रही है। तो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है फिर, जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर होता है, जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से। अभी परपेंडिकुलर कैसे होगा देखते हैं, चलो भैया। अब मैंने पार्टिकल्स खड़े कर दिए एक लाइन में, वापस डॉट 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 डॉट। अब मेरे को इसमें ट्रांसवर्स वेव बनाना है। ट्रांसवर्स वेव मतलब कैसा होगा, परपेंडिकुलर। अब मेरे को वेव ये साइड पे जाएगी, इतना क्लियर है। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, परपेंडिकुलर ही होगा ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसे, तो परपेंडिकुलर ऊपर नीचे होगा। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे, ये देखो ऊपर 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 नीचे 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 ऊपर 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 नीचे नीचे नीचे। हाँ, तो ये तुम्हारे पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या है, ऊपर 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 ऊपर, फिर नीचे नीचे नीचे। तो ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। भैया इतने जल्दी भूल गए, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर जब तुम्हारा पार्टिकल मूव कर रहा है, हम उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। अरे वाह, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो सही बात है, ट्रांसवर्स वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव क्लियर है दोनों को। ट्रांसवर्स वेव ऐसा ऐसा, डायरेक्शन ऐसा ऐसा, प्रोपगेशन ऐसा ऐसा। मैं इसको भी समझा रहा हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड को समझा रहा हूँ, तुमको समझा रहा है। ऐसा ऐसा जाएगा तुम्हारा वेव, तुम्हारा पार्टिकल ऐसा ऐसा जाएगा, वेव ऐसा पार्टिकल ऐसा। लॉन्जिट्यूडनल कैसा, पार्टिकल पार्टिकल ऐसा ऐसा, वेव ऐसा ऐसा ऐसा, सब दोनों जा रहा है, साथ में जा रहा है, ठीक है। अभी दोनों का ग्राफ स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, ग्राफ। ग्राफ ग्राफ में मजा आएगी अभी, ग्राफ में मजा आएगा अभी अपनी को, ठीक है। मैकेनिकल वेव क्लियर है सबको, मैकेनिकल वेव वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो ग्राफ पे बढ़ते हैं। ग्राफ बनाते वक्त ना सबसे ज्यादा व्हाइट बोर्ड का प्रॉब्लम आ जाता है, दिक्कत आ जाती है, क्योंकि लाइन बनती नहीं है, लाइन सीधा सा व्हाइट बोर्ड आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रखूंगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं रखूंगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं रखूंगा डिस्टेंस। हम लोग अभी बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव की। पहले ट्रांसवर्स वेव का देखते हुए, उसका ग्राफ इजी है समझने को। ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। अब हम लोग उसका, अगर हम लोग देखेंगे कि मैंने कैसा बताया उसको, ऐसे 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 पार्टिकल्स रहते हैं उसके अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो पार्टिकल यहाँ पे था, मीन पोजीशन ये है, मीन पोजीशन ये एरो है, पार्टिकल ऊपर 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 नीचे नीचे नीचे। पर प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या है, ये। तो डिस्टेंस हम लोग इसको मानेंगे और इस लाइन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा 0 पे, उसको हम लोग ओरिजिन पे मान लेते हैं, वहां पे डिस्प्लेसमेंट कम है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा ऊपर चले गए, यहाँ पे थोड़ा ऊपर गए ना, देखो ये ऊपर चले गए थोड़ा, तो यहाँ पे हम ऊपर आ गए। अब ये और ऊपर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा, क्या वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे एक डिस्टेंस पे आके क्या डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे घट रहा है, तो ये ग्राफ भी नीचे जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस बढ़ रहा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा, पर जब डिस्प्लेसमेंट पर जब इस पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद जब डिस्टेंस बढ़ रहा तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा। तो ऐसा जो पैटर्न है ग्राफ में भी ऐसा ही पैटर्न बनता है। ओ माय गॉड, ग्राफ में भी ऐसा ही पैटर्न बन रहा है, बस डॉट 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 की जगह एक स्ट्रेट लाइन हमको देखने को मिलती है भैया।
तो ठीक है, ट्रांसवर्स वेव का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ क्लियर है, उसका दिखेगा कैसे, ऐसे वैसे दिखेगा। अब ये पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे 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 एकदम ऐसा ऐसा, धरती पाताल ऐसा ऐसा, धरती से पाताल हो रहा है, स्वर्ग पाताल जा रहा है, एकदम ऐसा टोक टोक ऐसा। तो एक ग्राफ भी कैसा हो जाएगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वैसा ही ग्राफ, जैसा ये होगा वैसा ही ग्राफ। ठीक है, समझ गए, समझ गए, क्लियर है। अब हम लोग एक और ग्राफ देखेंगे, ट्रांसवर्स का एक ही ग्राफ नहीं है, दो दो ग्राफ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अभी भी डिस्प्लेसमेंट ही लूंगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत मस्त लगता है मुझे डिस्प्लेसमेंट पसंद है। अभी यहाँ पे टाइम को रखेंगे हम, ठीक है। अब मैंने बोला कि फर्स्ट सेकंड पे तुम्हारा जो वेव है वो कैसा है, वो ऐसा है, ये मीन पोजीशन है। पर सेकंड पे क्या हो जाएगा कि ये जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे, तो ये पार्टिकल अभी ऊपर जाएगा, है कि नहीं। रुक जाओ, तुमको दिखाता हूं मैं, टिक 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 टिक, इसको बेटर समझेंगे। ये तुम्हारे पास एक रस्सी है, इमेजिन रस्सी ऐसी होती है, तुम उसमें सब सुप कर आ जाए, रुक जाओ तुमको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मेरे पास एक रस्सी है, देखो ये रस्सी है। अब इसमें मैं एक वेव क्रिएट करूंगा, देखो इसको ट्रांसवर्स वेव दिख रही है, ओ दिख रहा है, ट्रांसवर्स वेव दिख रही है, वो वेव थोड़ी बहुत दिख रही होगी, थोड़ी बहुत दिख रही होगी, ज्यादा नहीं दिख रही होगी, थोड़ी बहुत, देखो देखो ऐसी ट्रांसवर्स वेव दिख रही होगी, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसी क्रिएट हो रही है रोप में, अगर रोप को मैंने सीधा जमीन पर रखा होता तो ऐसी वेव क्रिएट होती, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल यहाँ पे है, अब जब ये जो है ये आगे बढ़ेगा तो ये पार्टिकल ऊपर 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 नीचे नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया है, देखो ये देखो नीला पॉइंट दिख रहा है, नीला पॉइंट पहले ऊपर 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 फिर नीचे 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 होगा, देखो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर नीचे, देखो वेव, अरे वेव ऊपर नीचे, देखो ऊपर नीचे, हाँ। तो ये पार्टिकल क्या कर रहेगा, ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, सभी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है कि नहीं। तो सेकंड पे ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, देखो ये यहाँ पे था पहले इतना पास था, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ये पार्टिकल, ठीक है हमारा, समझ गए, ठीक है भैया, समझ गए। अब थर्ड सेकंड पे क्या हो जाएगा, पार्टिकल एकदम टॉप मोस्ट पे आ जाएगा, पार्टिकल जो है वो यहीं पे रहेगा, उसका ये पार्ट यहीं पे रहेगा, पर ये बस टॉप मोस्ट पे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो जो पार्टिकल का मीन पोजीशन है वो तो चेंज नहीं होगा, तो मीन पोजीशन क्या पार्टिकल का, ये मीन पोजीशन है उस पार्टिकल का, तो ये चेंज नहीं होगा, पर क्या चेंज होगा, ऊपर नीचे चेंज होगा। ये ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकता, पर ये ऐसे ऐसे तो मूव कर सकता है, तो इसका जो ये पार्टिकल अब ये ऊपर हो जाएगा। तो वही पार्टिकल जब टाइम के साथ, देखो ये फर्स्ट सेकंड पे यहाँ पे, सेकंड सेकंड पे ऊपर है, थर्ड सेकंड पे और ऊपर है, तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा। अब जब इवेंचुअली कैसा पॉइंट आएगा, जब ये पार्टिकल गिरने स्टार्ट हो जाएगा वेव के अंदर, जैसे हमने देखा था, तो वही सेम पैटर्न क्या हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी देखने को मिल रहा है। हाँ भैया देखने को मिल रहा है, पर क्या कॉन्सेप्ट दोनों में अलग है, कॉन्सेप्ट दोनों में अलग है, क्योंकि हम लोग इसमें एक ही पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं, पर डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा, पहले इस पार्टिकल का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने एक ही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नोट किया, पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में हमने अलग अलग पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट नोट किया, पर फिर भी हमको ग्राफ कैसा आया, सेम आया। अरे वाह, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अभी तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अभी तो चैप्टर के मजे स्टार्ट हो रहे हैं, अभी तो और मजे आने के बाकी, अभी आएगा सबसे तुम्हारा तोड़ू फोड़ू टॉपिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव का ग्राफ। अभी ये ग्राफ जो है बहुत सताता है मुझे, ये ग्राफ को समझते समझते मेरे को तपस्या में जाना पड़ा था मुझे तपस्या करनी पड़ी थी हिमालय के पर्वत में, तब जाके मुझे लॉन्जिट्यूडनल वेव के ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, पर अभी तुमको तपस्या करने की जरूरत ना पड़े इसलिए मैं आ गया हूँ ठीक है। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव में हमने क्या देखा, पार्टिकल ऐसा ऐसा वाइब्रेट करता है कि नहीं। तो पहला पार्टिकल कैसा होगा, ऐसा होगा। अब इसको पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ देखते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ग्राफ भी करवाऊंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो तुम लोग,
पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दिख नहीं रहा मुझे थोड़ा सा बेटर विजिबिलिटी। हाँ हाँ ठीक है। अब हम क्या देख रहे थे, फर्स्ट सेकंड में तुम्हारा पार्टिकल मेन पोजीशन में था, ठीक है। अब ये मेन पोजीशन हम लोग नीचे 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 लिख लेंगे। अब सेकंड पे क्या हो जाएगा, थोड़ा कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, तो ये पार्टिकल इस साइड में मूव करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब थर्ड सेकंड पे तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे मूव कर जाएगा, फोर्थ सेकंड पे फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिफ्थ सेकंड पे फिर से यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे है, सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा तो हम इसको बढ़ा देते हैं ग्राफ को, लेकिन इसको हम लोग बढ़ा देते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया भैया, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में चले जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है मेन पोजीशन के, तो मेन पोजीशन के इस साइड पे नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग आ गए। अब वापस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हो गया, वापस पॉजिटिव, वापस नेगेटिव। तो क्या हम ये देख रहे हैं कि जो ग्राफ हमको ट्रांसवर्स वेव का दिख रहा था उसी टाइप का ग्राफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव का दिख रहा है भैया। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। अब कुछ टीचर क्या करती है, या फिर कुछ जो सिखाने वाले लोग होते हैं, टीचर्स को मैं डीमीन नहीं कर रहा, नो डीमीनिंग ऑफ टीचर्स। कुछ लोग बोलते विल बी अ बेटर वर्ड, कुछ लोग जो है इसको क्या बताते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव का ट्रांसफर, हम लोग इसको साउंड वेव का ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। साउंड का ट्रांसवर्स वेव नहीं होता, ये साउंड का ग्राफ है, ये उसका ट्रांसवर्स वेव नहीं है। ट्रांसवर्स वेव कैसा होता है, डॉट 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 डॉट, पर अगर डॉट नहीं है ये है तो मतलब ग्राफ है, वो उसका ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ये ग्राफ है लॉन्जिट्यूडिनल वेव का, ये ग्राफ है साउंड वेव का। ग्राफ कैसे आएगा समझ आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा, पॉजिटिव हो रहा। अभी देखो इसको मैं नॉर्मली भी लिखूंगा ना तो भी तुम लोगों को ग्राफ दिख जाएगा। पहले देखो ये मेन पोजीशन है, इधर चला उधर चला उधर चला, अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा नॉर्मली तो भी तुमको वही ग्राफ दिखेगा। देखो दिख गया ग्राफ, तो उस डायग्राम के अंदर ही ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं ये ऐसा होता नहीं, कह सकते हैं, लॉजिक अलग है पर कह सकते हैं कि अगर ट्रांसवर्स का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम था, मतलब ट्रांसवर्स का, तो क्या मैं लॉन्जिट्यूड का भी सेम अज्यूम करके चलूं, ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं, इसको डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, हम सेम मान के चलते हैं और फिर इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सेम है कि नहीं, चेक करने की कोशिश करते हैं इसको बेसिकली। अब मुझे इसको चेक करना है तो इसको चेक करेंगे, चलो आ जाओ। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ पे कोई भी एक पॉइंट मार्क करेंगे, मतलब जैसे ये अभी ये पॉइंट है, इसको मैं अभी अच्छे से दिखाऊं तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा कर्व है तुम्हारा और यहाँ पे एक पॉइंट करना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे बस एनलार्ज करके तुमको दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। हम ग्राफ पे कोई भी पॉइंट मार्क करेंगे, उसके आजू बाजू हम एक लाइन बनाएंगे ताकि ये सेगमेंट एक अलग से एक सेगमेंट बन जाए। अब हम देखेंगे पॉइंट के राइट साइड पे क्या है और पॉइंट के लेफ्ट साइड पे क्या है, और फिर देखेंगे उस हिसाब से। अगर पॉइंट के नीचे लाइन है जैसे यहाँ पे है तो हम उसको नेगेटिव मानेंगे, पॉइंट के ऊपर है तो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव की जब बात करते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव में, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे होता है, देखो ये ऊपर है तो क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे होता है, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे होता है कि नहीं, देखो ये साइड पॉजिटिव ये साइड नेगेटिव ऐसी होती है। पर क्योंकि हम ग्राफ में देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है, हम दोनों को डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को एक ऊपर एक तो नहीं कर सकते ना, हम इसको एक ऊपर एक कर देंगे तो ग्राफ समझ ही नहीं आएगा हमको, इसलिए हम इसको 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को भी खांसी आती है। हम इसको ऐसा कर देते, ग्राफ को खोल देते ताकि हम इसको स्टडी कर पाए अच्छे से। पर इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, नहीं डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही हो रहा है, पर हम स्टडी ऐसे करते हैं, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। अब हमको दिख रहा है ये पॉइंट है, पॉइंट के पहले यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये डायरेक्शन हमने देखा, और पॉइंट के ये साइड पे पॉजिटिव मतलब ये डायरेक्शन हमने देखा।
अब मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये पुल अपार्ट हो रहा है कि नहीं? ये पुल अपार्ट हो रहा है एकदम। तो जब पुल होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन। तो यहां पे हमको ग्राफ पे एक रेयरफैक्शन दिख रहा है। ओ, ये क्या है? रेयरफैक्शन है। अब मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूं, फॉलिंग स्लो। इसको इरेज करेंगे हाथों से ही, हाथ काफी है मेरे, ठीक है। अब हम ये पॉइंट लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? ये जो लाइन आ रही है पॉइंट के अंदर, वो ऊपर से आ रही, मतलब पॉजिटिव आ रही, और ये लाइन जो जा रही है वो नेगेटिव जा रही। तो यहाँ पे क्या है? कंप्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है? यहाँ पे है रेयरफैक्शन, यहाँ पे कंप्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? रेयरफैक्शन होगा। तो पार्टिकल और रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के बीच में क्या होता है? अरे बोलो भैया, मीन पोजीशन होता है तुम्हारा। तो हमको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में हमको क्या देखने को मिल रहा है? रेयरफैक्शन, मीन पोजीशन, कंप्रेशन, मीडियम। ओ, मीन पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ क्लियर है सबको कि रेयरफैक्शन कैसे हुआ यहाँ पे? क्यों? क्योंकि पॉइंट के ऊपर से लाइन आ रही पॉजिटिव, नीचे लाइन जा रही नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कंप्रेशन। अब हमने वही यहाँ पे देखा, वही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, लाइन अंदर जा रही, कैसे जा रही? नेगेटिव है, क्योंकि ये नीचे है पॉइंट के, नीचे मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव यहाँ पे हो गया, ऊपर यहाँ पे हो गया। तो ये क्या हो गया? पुल। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात? समझ आ गई? वेरी नाइस। अब मैं वही बात करूं कि मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तुम मेरे को कंप्रेशन रिफ्लेक्शन स्पॉट करके दिखाओ, ठीक है। ये टाइम हो गया, अभी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे आ जाते हैं, ठीक है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव का ये वाला ग्राफ, सिंपल। अब यहां पे हम लोग कैसे स्पॉट करेंगे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन? अरे भैया, ये क्या टास्क दे दिया हमको भैया, हमको ये क्या टास्क दे दिया। अभी चलो देखिए, हमने कैसे किया था ग्राफ को? पहले पार्टिकल था, उसकी ये मीन पोजीशन थी, यहाँ पे ये हो रहा था, यहाँ पे ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था। हमने इसकी पार्टिकल की मदद से हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है, नहीं किया है? हाँ किया है भैया। हमने क्या देखा? टाइम ग्राफ में हम लोग क्या एक ही पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, ट्रांसवर्स वाले में भी टाइम पे एक ही पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस वाले में बहुत सारे पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं, एज अ होल कंसीडर करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जब पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो ये हम लोग यहाँ पे कंप्रेशन फॉर्म करेगा, हमने बोला था। और जब यहाँ पे आएगा तो ये रेयरफैक्शन होगा। तो हम क्या बोल रहे? जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हो रहा तब क्या हो रहा? कंप्रेशन। तो पॉजिटिव में कहां पे है? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा? कंप्रेशन। और जब यहाँ पे हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है? रेयरफैक्शन। तो हम नीचे को क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन बोलेंगे। अरे ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। नोटिस किया कुछ तुमने कि अब ये जो बीच की लाइन है वो क्या बन गया तुम्हारा? मीन पोजीशन, क्योंकि ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच में आता है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कंप्रेशन रेयरफैक्शन अलग अलग होता है। अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दिया होता तो इसमें कंप्रेशन यहां पे होता, यहां पे नहीं होता। बोलो समझा कॉन्सेप्ट? चलो भैया, इस कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ नोट डाउन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तब तक मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। आगे बढ़ेंगे हमारे लेक्चर के अंदर। अभी तक लेक्चर में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है एक बार बता देना, ठीक है। फिजिक्स मेरा थोड़ा सा अच्छा लेक्चर है, थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट है मेरा, इसलिए तुमको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा होगा तो भी बोल देना मुझ पे कि सर आप बहुत, सर भी नहीं भैया, आप बहुत बुरा एक्सप्लेन करते हो। हाँ ठीक है भाई, दुख होता है पर ठीक है। अब कुछ कुछ जो शाणे बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं कि भैया भैया आपने बेलजार एक्सपेरिमेंट को स्किप कर दिया, आप सीधा प्रोपोगेशन पे आ गए। अरे रुक जा मेरे बालक, हम करेंगे बेलजार एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, तुम्हारे सिलेबस में है इसलिए हमको करना ही पड़ेगा। अब बेलजार एक्सपेरिमेंट मैंने पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम लोग को फिर लेक्चर बोरिंग हो जाता। तो लेक्चर स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मस्त कॉन्सेप्ट है वही तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारा मैंने सबसे पहले, ताकि तुम लोग सबसे मस्त कॉन्सेप्ट पहली बार में समझ जाओ। लेक्चर के लिए तुम एकदम एक्टिव एनर्जेटिक, और फिर हम लोग थोड़ा सा बोरिंग स्टफ की बात कर लेंगे, कैसे बेलजार एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
थोड़ा सा 10 मिनट का काम है बेलजार एक्सपेरिमेंट। बेलजार एक्सपेरिमेंट के बाद और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, ठीक है। ग्राफ्स और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के। पर पहले बेलजार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। चलो भैया, एक तुम्हारे पास एक जार होता है, ठीक है। अरे भाई ये कौन सा जार बना दिया भाई, ठीक है। ये कांच का जार है, इसको हम ऊपर से कॉर्क लगा देते हैं। यहाँ पे हमने रॉड सस्पेंड किया है, उसके अराउंड वायर लगी हुई है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल बेल लगा हुआ। अब इस बेल से क्या कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी से क्या कनेक्टेड है, एक स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसको मैंने ऑफ रखा है, ये ओपन है, और मैंने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया, ठीक है। वैक्यूम पंप, यहाँ से जो हवा है सारी बाहर आएगी धीरे धीरे, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, ठीक है। अब साउंड मैकेनिकल वेव, इसका रीजन क्या दिया था मैंने, कि उसको स्टार्ट करने के लिए वाइब्रेशन होती है, एंड वो पार्टिकल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी आ जाते हैं, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। बट अगर हम पार्टिकल्स ही ना हो, अगर किसी मीडियम में पार्टिकल्स ही ना हो, पार्टिकल्स ना हो मतलब जो मैटर नहीं है, मैटर क्या नहीं है, वैक्यूम। वैक्यूम डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज नॉट मैटर, वैक्यूम इज नथिंग, वैक्यूम इज नॉट मैटर। सो अगर हम वैक्यूम क्रिएट करें तो क्या हमको साउंड सुनाई देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन रेफ्रैक्शन के लिए पार्टिकल्स की जरूरत है, और पार्टिकल्स नहीं तो कंप्रेशन रेफ्रैक्शन होगा कहां पे? वही समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट काम में आता है। अब क्या किया मैंने, स्विच जो ओपन था उसको मैंने क्लोज कर दिया। ये घंटी बजेगी, ट्रिंग 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 ट्रिंग, ऐसी घंटी बज रही है, इसको गोंग मार रहा है, ढांग ढूंग ढांग ढूंग, ठीक है। बेल का सबको पता है हाउ डज अ बेल वर्क, ठीक है। उस बेल को वो मारा, ट्रिंग 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 आवाज आ रही है। पर अब मैं क्या कह रहा है, ट्रिंग ट्रिंग बहुत हो रहा है तेरा, तेरे को भी मैं शांत कर देता हूँ। पर क्या किया, सब कोई ये केस इसको ऑन करके गया और उस पर टेप मार दी बहुत सारी, कि तू ऑफ कर ही ना पाए इसको अभी। अब मेरे को बहुत ऐसा कान में दर्द हो रहा है कि ट्रिंग 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 बज रहा है। अरे भाई साहब, ट्रिंग 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 बज रहा है और इसको मैं ऑफ नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा? अब पहले समझते तुमको ट्रिंग ट्रिंग आवाज क्यों आ रही है। ये बेल है, ये वाइब्रेशन हो रहा है बेल के अंदर, और ये कंप्रेशन रिफ्लेक्शन यहाँ पे बाहर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लास है, ग्लास भी वाइब्रेट करेगा, यहाँ पे अंदर एयर है, एयर जो है ग्लास को टकराएगी, वो ग्लास को वाइब्रेट करवाएगी, फिर ग्लास वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पे कंप्रेशन रिफ्लेक्शन हो जाएगा वापस। एयर वाइब्रेट करी, एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करे, ग्लास वाइब्रेट करा, फिर तुम बाहर की एयर वाइब्रेट करी और फिर तुम्हारे कान तक आई। अब मैंने इसके अंदर से सारी हवा निकाल दी, हवा सूप सूप सूप, वैक्यूम पंप मैंने ऑन कर दिया, सूप 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 सूप, हवा सारी बाहर चली गई। अब यहाँ पे कंप्रेशन रिफ्लेक्शन क्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पे भी वाइब्रेशन नहीं होगा, और फिर आवाज ही नहीं आएगी। यही है तुम्हारा बेलजार एक्सपेरिमेंट। इसके लिए लोग इतना माथा पीट रहे थे तुम लोग हो गया, नो एयर नो साउंड, एंड ऑफ डिस्कशन। अब कुछ कुछ साउंड सुनाई देती है क्योंकि यहाँ से वाइब्रेशन ट्रैवल करके इस ग्लास को थोड़ा सा हिला देती है, थोड़ा वाइब्रेशन रहता है, पर ठीक है। समझ गए? ओके भैया, समझ गए बेलजार एक्सपेरिमेंट को? अरे बहुत इजीली समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए हम लोग, ठीक है भैया। बेलजार एक्सपेरिमेंट क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन बोलेंगे कि जब वैक्यूम पंप इज टर्न्ड ऑन, जब वैक्यूम पंप टर्न ऑन है तो साउंड का जो लाउडनेस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन साउंड का लाउडनेस धीरे धीरे साउंड फेड करेगी ना, अचानक से वैक्यूम पंप मैंने ऑन किया, सारा अचानक से सारी हवा, ये वैक्यूम पंप पर सब सारी हवा तो नहीं लेगी, वैक्यूम पंप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हवा कम करेगा, थोड़ा हवा कम करेगा, मतलब लाउडनेस धीरे धीरे कम होगी। लाउडनेस मतलब लाउडनेस पता ही है तुमको, धीरे धीरे कम होके सुप गायब, ऐसा होता है वो। तो साउंड का लाउडनेस धीरे धीरे कम होता है, बस तुमको एक्सप्लेन करना है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड हमने मीडियम कर ही लिया है। आगे क्या होता है तुम्हारा, आगे बहुत कुछ चीजें होती है तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ मीडिया, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडिया। उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मीडिया से तुम पहले तुम्हारा क्या आता है, वन वेव। अच्छा चलो वन वेव पढ़ते हैं। प्रोपगेशन ऑफ साउंड सबको याद है क्या होता है, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन। अब वन वेव क्या होती है भैया, हमको ये बता दो। अब एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन को हम साथ में वन वेव बोलते हैं, और कुछ नहीं है डेफिनेशन में। सच में पढ़ के सुनाओ? ठीक है भैया।
वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द स्ट्रिप फॉर्म्स वन कंप्रेशन एंड वन रेरफैक्शन, मतलब वन टू एंड वन फ्रो मोशन ऑफ द स्ट्रिप, स्ट्रिप रहेगा वो स्ट्रिप वाइब्रेट करेगा, तो फिर वाइब्रेटिंग बॉडी लिख देना, स्ट्रिप से बेटर रहेगा। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर्म्स वन कंप्रेशन एंड वन रेरफैक्शन, मतलब एक टू एक फ्रो, मतलब एक कंप्रेशन ऐसा पुश कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, सो वन टू एंड फ्रो, तो इससे क्या होगा कंप्रेशन रेरफैक्शन, तो एक कंप्रेशन बनेगा एक रेरफैक्शन बनेगा, व्हिच फॉर्म्स वन कंप्रेशन वन रेरफैक्शन व्हिच टुगेदर कंस्टिट्यूट वन वेव। वन वेव में क्या होता है वन कंप्रेशन वन रेरफैक्शन, ठीक है। वन वेव का डेफिनेशन भी हो गया, इजीली हो गया, बहुत इजीली हो गया एक्चुअली, इजीली भी नहीं, मैंने 3 शब्द लिखे बोर्ड पे बस, वो भी पूरे नहीं लिखे, सी आर बस खत्म, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम समझते हैं। पहला, इट शुड बी एन इलास्टिक मीडियम। अब मीडियम इलास्टिक क्यों होना चाहिए, देखो अब मेरे पास एक मीडियम है जो नॉन इलास्टिक है, ठीक है, नॉन इलास्टिक मीडियम है मेरे पास, उसको मैं कंप्रेस किया और मैंने छोड़ दिया, तो वो कंप्रेस स्टेट में ही रहेगा ना। अगर मेरे पास पेपर है, पेपर इज नॉन इलास्टिक, मैंने पेपर को क्रम्पल किया और छोड़ दिया तो वो क्रम्पल्ड ही रहेगा, पर स्प्रिंग इलास्टिक होता है, मैं उसको कंप्रेस किया सपक करके बाहर आएगा, अगर वो सपक करके बाहर नहीं आएगा तो कंप्रेशन का रेरफैक्शन कंप्रेशन रेरफैक्शन नहीं बनेगा, सिर्फ कंप्रेशन बन के रह जाएगा वो, इसलिए इलास्टिक मीडियम की जरूरत होती है हमको। आगे, इट शुड हैव इनर्शिया। अब इनर्शिया नहीं होगा तो कैसे बात चलेगी, ठीक है, इनर्शिया के बिना बात नहीं चलेगी। अब इनर्शिया से क्या होता है, इनर्शिया से एक मैकेनिकल एनर्जी रिटेन करता है एक बॉडी, है कि नहीं, वो इनर्शिया वगैरह पहले बहुत पुराने चैप्टर, थोड़ा पुराने चैप्टर में जाओगे तुमको समझ आ जाएगा। वो मैकेनिकल एनर्जी अपनी पास रखता है, हमने क्या देखा, मैकेनिकल वेव्स होती है साउंड वेव्स, तो वो अपने पास मैकेनिकल एनर्जी स्टोर करके रख रहा है, उसको इनर्शिया बोलते हैं ना। इनर्शिया क्या होता है, इट्स टेंडेंसी टू नॉट लीव द स्टेट ऑफ मोशन, कि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी ही रखूंगा, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो उससे वो मैकेनिकल एनर्जी रिटेन करके रख रहा है अपने अंदर, मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी छोड़ूंगा नहीं मैं, वही होता है ना मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी छोड़ूंगा नहीं, और साउंड वेव्स होती है मैकेनिकल वेव्स, इसलिए वो अपने पास मैकेनिकल एनर्जी स्टोर कर पाए पार्टिकल, इसके लिए मीडियम शुड हैव इनर्शिया। एंड लास्ट वाला पॉइंट जो कि कभी कभी नॉट नीडेड, व्हिच इज द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस। अभी देखते हैं, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन होता रहता है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन भैया क्या होगा, सेकेंड लॉ, कि कंप्रेशन रिफ्लेक्शन चालू रहेगा क्योंकि मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक मूवमेंट स्टॉप नहीं होगा। पर साउंड जो है वो मैं यहाँ से चीखूंगा तो वो वेव जाते जाते क्या वो दिल्ली तक पहुंच जाएगी वेव, अरे भैया ऐसा थोड़ी चलता है, क्यों कि एयर में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के जैसे मूवमेंट रुक जाता है पार्टिकल्स का इवेंचुअली। तुम जितना जोर से बोलोगे उतना कम फ्रिक्शन, उतना कम इफेक्ट देगा और ज्यादा दूर तक आवाज जाएगी, है कि नहीं। पर अगर तुम धीरे से बोलोगे तो आवाज जल्दी खत्म हो जाएगी, कैसे, फ्रिक्शन से। अब फ्रिक्शनलेस होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर हम लोग बोलते हैं रिक्विजिट्स ऑफ अ मीडियम की, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है इट शुड बी फ्रिक्शनलेस। तो हमने क्या क्या देखा, पहले हमने क्या देखा, इनर्शिया देखा हमने, पहले भी देखा पर ठीक है, इनर्शिया देखा हमने क्या देखा, और फ्रिक्शनलेस देखा हमने, और हमने फर्स्ट इलास्टिक देखा, फ्रिक्शनलेस एंड इलास्टिक, ठीक है। तीनों पॉइंट एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है भैया, बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब कुछ मटेरियल्स है वो साउंड को अब्सॉर्ब करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड अब्सॉर्बर्स, ठीक है। साउंड आता है अब्सॉर्ब करते, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब लाइट जो है उसको मीडियम नहीं लगता क्योंकि वो मैकेनिकल वेव नहीं है। अब वो मैकेनिकल वेव क्यों नहीं है, क्योंकि उसको कोई पार्टिकल का वाइब्रेशन नहीं लगता। पर हमने तो देखा था कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स, छोड़ दो, याद मत रखो, पार्टिकल्स का ऊपर छोड़ दो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है ना ऐसा, या फिर इलेक्ट्रो कुछ तो है पता नहीं मेरे को, मेरा टर्म गलत हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट नहीं, इलेक्ट्रो कुछ तो वेव है, तो वो इलेक्ट्रो कुछ तो वेव है, इसलिए इसकी वजह से उसको पार्टिकल नहीं लगता और वो वाइब्रेशन हो जाता है, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, इतना काफी है तुम्हारे सिलेबस के लिए, इतना काफी है अंडरस्टैंडिंग के लिए।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव पढ़ते हैं कि वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मैंने पहले ही बता दिया, पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। हमने देख लिया पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है वो, मैंने पहले बता दिया वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वाह भैया, टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट है तो पहले ही समझा दिया हमको। अरे फिर क्या, टेक्स्ट बुक मेरे को रटी हुई तो नहीं है, पर तुमको रटी हुई नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला रट्टा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब पार्टिकल्स वाइब्रेट तो उससे क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी इज ट्रांसफर विद कांस्टेंट स्पीड, एनर्जी ट्रांसफर विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, ट्रांसफर कांस्टेंट स्पीड। फर्स्ट पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। कांस्टेंट स्पीड। अब ये कांस्टेंट स्पीड क्या है, अब देखो ये पार्टिकल एक्सपैंड हुआ, इसमें क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। अब इसके बाजू वाला पार्टिकल इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल में शिफ्ट हो गई जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो गया, और फिर वो जो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी थी वो इनर्शिया की वजह से स्टोर होगी, और फिर वो कैसे, क्योंकि इसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी और वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ होता है, इसलिए हम बोलते हैं वेव में एनर्जी ट्रांसफर होता है कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब वो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव के इसमें स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो हमको है नहीं, देखेंगे आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। टेक्स्ट बुक के पॉइंट सारे क्लियर हो गए हैं, वापस आ जाए कॉन्सेप्ट पे, आ जाओ भैया। पहले कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक, कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक करते रहेंगे, ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम लोग एक और अभी ग्राफ बनाएंगे, हम लोग सर्च पढ़ेंगे ग्राफ में क्या क्या चीजें होती है। और हमने देखा ट्रांसवर्स वेव का कोई भी ग्राफ, लॉन्जिट्यूडिनल वेव का कोई भी ग्राफ, सारे ग्राफ ऐसे ही दिखते हैं हमको, तो हाँ भैया सारे ग्राफ यही दिखते हैं। अब ग्राफ पे जो ये वाला पार्ट होता है ना, टॉप मोस्ट, जो टॉप मोस्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जहां पे ऊपर आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है हम लोग इसको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रफ बोलते हैं हम इसको। अरे भाई मेरी टेक्स्ट बुक कैसे इधर उधर हो रही है, मेरे नोट्स इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है, नोट्स इधर उधर हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा भैया। क्रेस्ट ट्रफ समझते हो ना तुम, ट्रफ ट्रफ TROUGH ट्रफ, ट्रफ ऊपर क्रेस्ट होता है और ये नीचे ट्रफ होता है। और भाई मैंने टाइफाइड बोर्ड हिला दिया, रुक जाओ, ये नीचे ट्रफ होता है। अब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। बराबर, वेरी गुड, एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, पार्टिकल यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे वाइब्रेशन। अब यहाँ से जो मैक्सिमम, पहले पार्टिकल यहाँ पे भी हुआ होगा किसी टाइम पे, फिर यहाँ पे भी हुआ होगा, यहाँ पे भी हुआ होगा, है कि नहीं। तो ऐसे ये वो वेव बनती है तुम्हारी लॉन्जिट्यूडिनल वेव की, किसी ना किसी टाइम पे तो ऐसे हुआ होगा ना, किसी ना किसी टाइम पे, करंटली नहीं है, ये टाइम के रिस्पेक्टिव में है, ठीक है। ये अलग अलग पार्टिकल, ये एक ही पार्टिकल है, बस इसका फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, मैं दिखा रहा था। अब ये जब ये जाएगा तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसका, और हमने क्या पढ़ा था, जब टाइम, ये टाइम है और ये क्या है, कंप्रेशन है। जब टाइम के कंपैरेटिवली हम लोग देखेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और यही क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्रेस्ट है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है तुम्हारी, ये पूरा लाइन मीन पोजीशन है, पार्टिकल जा रहा है कैसे, ऐसे, तो यहाँ देखो क्रेस्ट पे क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हम इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसलिए एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल on either side of its mean position, not only ऊपर but also नीचू, not only ऊपर but also नीचू, both is amplitude भैया। अरे फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं टाइम पीरियड के ऊपर। अब मैंने वन वेव सिखाया था, वही होता है तुम्हारा वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, वन वाइब्रेशन क्या होता है तुम्हारा, टू फ्रो, मतलब कंप्रेशन रिफ्रैक्शन।
अब टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल of a medium to complete its one vibration is called the time period of the wave. बस मतलब एक कंप्रेशन, एक रेयरफैक्शन। तो मैं क्या बोलूंगा? टाइम पीरियड क्या है मेरा? एक कंप्रेशन, हम लोग एक इसको एक कंप्रेशन में मान लेते हैं, और एक रेयरफैक्शन हम लोग मान लेते हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा हम लोग उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। इट इज कैपिटल टी, नॉट स्मॉल टी। याद रखो, टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। तो ये है एक रेयरफैक्शन, है कंप्रेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस है तुम्हारा टाइम पीरियड। ओके भैया, फैंटास्टिक। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं, फास्ट करें, चलो जल्दी इसको फास्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं इसकी जगह, टाइम की जगह मैंने क्या ले लिया है यहाँ पे? डिस्टेंस। ओह माय गॉड, डिस्टेंस, डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे क्रेस्ट और फैक्टर इरेज, सब इरेज हो गया। अब डिस्टेंस में क्या होता है तुम्हारे पास? वेव लेंथ होती है, डिस्टेंस लेंथ, ठीक है, इजी टू रिमेंबर। अब वेव लेंथ क्या होता है तुम्हारा? वेव लेंथ इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड क्या होता है? वन क्रेस्ट। वन टाइम पीरियड क्या होता है तुम्हारा? वन कंप्रेशन, वन रेयरफैक्शन। हमने क्या देखा था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में? दिस इज वन कंप्रेशन, दिस इज वन रेयरफैक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? द टाइम टेक द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन टाइम पीरियड, मतलब क्या? वन कंप्रेशन, वन रेफ्रैक्शन। तो उसका जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्बडा। ये होता है लैम्बडा। ऐसा यूनिट नहीं होती है, पहले क्लियर कर देता हूं। लैम्बडा इज नॉट ऐसा यूनिट, लैम्बडा इज द सिंबल। तो ये होता है तुम्हारा वेवलेंथ। वेवलेंथ किस में होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में। और वही चीज तुम्हारी अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर दिया तो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अभी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म्ड बाय अ पार्टिकल। अभी हम लोग ने देखा क्या होता है? पार्टिकल होता है, उसको बहुत होती है झुम 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 करने की मस्ती। तो ये वन वाइब्रेशन मैंने क्या बताया था तुमको? वन वाइब्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है? 120। अब ये कितने बार वन वाइब्रेशन करता है, मतलब कितने वाइब्रेशंस इन टाइम पीरियड, मतलब एक सेकंड में। मतलब मैंने बोला एक सेकंड में ये यहां तक आ गया, यहां तक, तो कितने हो गए? काउंट करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये हो गया वन कंप्लीट, एक कंप्रेशन, एक रेयरफैक्शन, 1 2 3 4 4। तो इसमें कितने के? 4 वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। तो फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी का? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम पीरियड। मतलब इसने कितना किया? 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। इसको नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा नहीं लेक्चर में, न्यूमेरिकल खुद से कर लेना, बट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। अब हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं। हमने क्या देखा? F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम पीरियड अपॉन टाइम टेकन। पर टाइम पीरियड क्या होता है? वन वाइब्रेशन का टाइम है कि नहीं? ये टोटल टाइम टेकन है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। बट अगर हम लोग वन वाइब्रेशन की बात करें, मतलब वन टाइम पीरियड की बात करें, तो टाइम पीरियड क्या होता है? वन वाइब्रेशन का। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वन वाइब्रेशन है तो मतलब वन। तो ये फॉर्मूला सेम ही है, बस टाइम पीरियड हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम वन वाइब्रेशन ही होगा ना सिर्फ। तो टाइम पीरियड इज वन वाइब्रेशन को कितना टाइम लगा, वही तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस समझने का डिफरेंस अलग है, ठीक है। अब आते हैं हम वेव वेलोसिटी पे। वेव वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन 1 सेकंड इज नोन एज इट्स वेव वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब एक सेकंड में कितना दूर गया, एक टाइम पीरियड में नहीं, एक सेकंड में वेव कितना ट्रैवल की डिस्टेंस। हम लोग बोलेंगे ये तुम्हारी वेव। अरे भाई मेरा मार्कर्स को क्या हो रहा है, नशे में आ गए क्या सारे मार्कर्स? ये हाँ ठीक है, देख लो अभी करंटली। अब मैंने बोला एक सेकंड में यहां से यहां गया, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस।
और ये 1 सेकंड में ट्रैवल किया इसने। अब वेव वेलोसिटी को हम लोग नॉर्मल वेलोसिटी से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल वेलोसिटी से समझने की कोशिश करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इसको टाइम पीरियड के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो टाइम पीरियड क्या होगा, 1 वाइब्रेशन, है कि नहीं। तो 1 वाइब्रेशन मतलब कितना होगा, ऊपर नीचे इतना, तो ये हो गया तुम्हारा 1 टाइम पीरियड। अब लैम्डा क्या होगा, 1 कंप्रेशन 1 रेफ्रैक्शन, तो लैम्डा भी इतना ही होगा तुम्हारा, है कि नहीं। टाइम पीरियड इज आल्सो 1 कंप्रेशन 1 रेफ्रैक्शन, लैम्डा इज आल्सो 1 कंप्रेशन 1 रेफ्रैक्शन। तो हम क्या बोलेंगे कि ये है डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है, वेव लेंथ, वेव की लेंथ है, ये लेंथ है ये तुम्हारे वेव की, ये क्या है, टाइम है। और हमको क्या ढूंढनी है, वेव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वेव वेलोसिटी is equal to distance. What is distance? Lambda. Lambda by time, time period. अब हमने क्या पढ़ा था, frequency is equal to 1 by t। तो हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v is equals to lambda f। अब फ्रीक्वेंसी का एक और सिंबल होता है, वो होता है म्यू, उसको ऐसा हम लोग टेढ़ा करते हैं, ए वी होता है, हम इसको टेढ़ा कर देंगे, बड़ी फैंसी वी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू म्यू विच इज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा, विच इज, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी याद रखोगे तो भी चलेगा, पर ये ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है याद रखने को। अब फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी लोग को डिफरेंस समझ नहीं आता। अब वेव वेलोसिटी जो है, वेव वेलोसिटी जो है, वो वेव 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस जा रहा है, वो है वो, इट इज द स्पीड ऑफ द वेव। हमने देखा टाइम पीरियड, हमने क्या देखा, वेवलेंथ बटे टाइम पीरियड, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, बटे मतलब डिवाइड, हाँ हिंदी, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। पर हम टाइम पीरियड को ऊपर लेके जाते हैं फ्रीक्वेंसी, इनवर्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक पार्टिकल का वाइब्रेशन है, कि एक पार्टिकल 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। पर 1 सेकंड में एक वेव कितनी आगे जा रही है, दैट इज योर वेव वेलोसिटी। अब समझे कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझो। अब हमने पहले देखा कि जब वेव हिलता है तो पार्टिकल नहीं हिलता। देखो ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, वो भी लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत सेम होती है। अब मैं ये वेव को जाने दे रहा हूं, ऐसे वेव जा रही है, तो जो मेरा पार्टिकल है क्या वो उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। देखो पार्टिकल वैसे ही है, पर पार्टिकल का जो ये मूवमेंट है, अब 1 सेकंड में ये वेव कितनी आगे जाएगी, इतनी आगे जाएगी, वो हो गया उसका वेव वेलोसिटी की। 1 सेकंड में ये वेव यहां से यहां तक चली गई, यहां से यहां तक चली गई 1 सेकंड में वेव, इसको हम लोग बोलेंगे वेव वेलोसिटी। पर इसने कितना किया वाइब्रेशन, 1 सेकंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक कंप्रेशन, ये ऊपर कंप्रेशन और ऊपर रेरफैक्शन, ठीक है, एक कंप्रेशन एक रेरफैक्शन, ये कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन, जब मैं कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, तो ये क्या हो गया, एक टाइम पीरियड। तो इसमें एक टाइम पीरियड आ जाता है, एक टाइम पीरियड में कितने वाइब्रेशन हुआ, ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, विच इज 1 वाइब्रेशन। देखो ब्लू मार्क को देखो, ऊपर गया नीचे आया, 1 वाइब्रेशन, ऊपर गया नीचे आया। तो 1 वाइब्रेशन अपॉन टाइम पीरियड, मतलब यहां से यहां कितना हुआ, ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इसने 1 वाइब्रेशन किया, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। पर वेव का जो स्पीड है कि ये वेव यहां से यहां 1 सेकेंड में गई, दैट इज वेव का वेलोसिटी, कि वेव यहां से यहां तक जा रही है, पर पार्टिकल एक वाइब्रेशन 1 सेकेंड टाइम पीरियड में कितना वाइब्रेशन कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी का डिफरेंस समझता नहीं लोगों को, इसलिए मैं समझाता हूं। बेसिकली ये समझ लो कि जुम जुम कर रहा है पार्टिकल, जुम 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 जुम, तो क्या हो गया, उसका स्पीड हो गया बेसिकली
ऊपर नीचे स्पीड, मैं गलत बोल रहा हूँ, स्पीड नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी स्पीड बहुत अलग होती है। स्पीड इज कांस्टेंट, सीधा स्पीड इज ऐसा, वेलोसिटी इज ऐसा, ये ऐसा 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 है। तो ऐसा ऐसा करने का वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी विच इज ऐसा वाइब्रेटिंग का स्पीड ऑलमोस्ट। तो जो पार्टिकल का जो वाइब्रेटिंग का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो स्पीड है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पर जो वेव जा रही है, वो वेव का कितना स्पीड है, कि ये वेव कितने डिस्टेंस कवर कर रही है एक सेकंड में, उसको हम लोग वेव वेलोसिटी बोलते हैं। चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार बुक को देखो और ये सब कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश करो, ठीक है। 1 घंटे का लेक्चर आ गया हो, तुम लोग 1 घंटे लेक्चर के अंदर आगे भी देखते रहो, आगे और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अब तुम बोलोगे यूट्यूब पे भैया हम आपका वीडियो क्यों देखें, यूट्यूब पे तो बहुत लोग हैं, वो तो 40-40 मिनट में करवा रहे हैं पूरा चैप्टर। अरे भैया वो 40 मिनट में करवा रहे हैं, पर क्या ये इतना सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं? उनका गोल है सिलेबस खत्म करवाना, मैं सिलेबस खत्म करवाने नहीं आया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तुमको 40 मिनट के वीडियो देख रहे हो, तुमको देखना है देखो, सिर्फ रिवीजन के लिए वही देखो, 40 मिनट के लिए देखो, पर यहाँ पे मैं तुमको रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम के एक दिन पहले मत देखो बैठने है, मत बैठो देखने है, मत देखो बैठने है, क्या होता है, मत बैठने देखो ये वीडियो। ये एग्जाम के एक दिन देखने के लिए, एक दिन पहले देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो है तुम्हारा एग्जाम के बहुत पहले देखने के लिए, ताकि तुम कॉन्सेप्ट पहले ही ग्रास्प कर लो। एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज होता है, और ये लर्निंग करवा रहा हूं मैं तुमसे। रिवीजन और लर्निंग में बहुत फर्क होता है मेरे लल्ला, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव की स्पीड की। स्पीड मतलब होती है वेव वेलोसिटी, ठीक है, सिंगल। तो v इज इक्वल टू, फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ, अरे भैया अंडर रूट मत दो फिर भैया फॉर्मूला में, मैंने नहीं दिया फॉर्मूला, मुझे मत पूछो। E अपॉन रॉ, ये क्या है भैया, ये दोनों हमने सिंबल लाइफ में नहीं देखे। अरे ठीक है, रॉ देखा होगा तुमने, रॉ इज तुम्हारा डेंसिटी, हाँ डेंसिटी, हाँ ठीक है। ओह ओके भैया, इजी टर्म बता दिया, डेंसिटी समझते हैं। ई क्या है, ई इज तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैंने बोला था इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज तुम्हारा ई। अब इलास्टिसिटी के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। गैसेस के लिए अलग होता है, फ्लूइड्स के लिए अलग होता है, ओके, और सॉलिड्स वगैरह के लिए अलग होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। अब इलास्टिसिटी पे स्पीड डिपेंड करेगा, ये सबको पता है, फैक्टर एक्सप्लेन करते हैं, पहले देखते हैं। अब इलास्टिसिटी पे स्पीड डिपेंड करेगा, मेरे पास एक पार्टिकल है, मैंने उसको कंप्रेस करके रखा, मैंने छोड़ा, अब अगर वो कम इलास्टिक है तो धीरे धीरे वो रिफ्रैक्शन फॉर्म करेगा, पर अगर बहुत ज्यादा इलास्टिक है तो वो कैसे करेगा, जुप करके वो पलट जाएगा। तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी, जितनी कम उसकी इलास्टिसिटी होगी उतनी कम उसकी स्पीड होगी। अब डेंसिटी कहां से आ जाती है, डेंसिटी पार्टिकल क्या होता है, वाइब्रेट कर रहा है, जुम 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 जुम। अब पार्टिकल डेंस है तो क्या हो जाएगा, भारी, तो पार्टिकल से वाइब्रेट करेगा जुम 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 जुम, कम स्पीड पे। पर अगर डेंसिटी में कम कर दूं, पार्टिकल कम भारी हो जाएगा तो वो जुम 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 करेगा, है कि नहीं। तो मैं जब डेंसिटी घटा दूंगा तो क्या होगा, पार्टिकल हल्का हो जाएगा और जुम 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 करेगा। अब आता है सवाल मेरे स्मार्ट बच्चों के लिए कि अगर इफ v is inversely proportional to the root of density, then why is the speed of sound in solids greater than the speed of sound in liquid and greater than the speed of sound in gas? हम सबको पता है gases are the least dense। अब डेंसिटी उसकी सबसे ज्यादा कम है तो इनवर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से स्पीड भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं। इसको मैं घटाऊंगा तो ये बढ़ेगा ना, पर ये सबसे घटाऊंगा तो ये बढ़ क्यों नहीं रहा, व्हाई इज इट्स वेलोसिटी सबसे लीस्ट, ये आंसर करके बताओ। आंसर किया, आंसर किया, चलो देखते हैं। अब जिसने आंसर नहीं किया उसको बताते हैं। अब तुम जो है ये देख के सीधा कुछ लोग बच्चे बोल देते हैं
कि हाँ क्वेश्चन आया तो कि हाँ भैया गैस में सबसे कम रहेगा, नहीं गवार हो तुम। एक ही फैक्टर नहीं है फॉर्मूला में, इसको लोग देखना भूल जाते हैं। अरे अरे ये है खेल तुम्हारा कि अगर गैस का डेंसिटी कम है उसका इलास्टिसिटी भी तो कम है। सॉलिड्स का इलास्टिसिटी ज्यादा है, डेंसिटी भी ज्यादा है, पर इलास्टिसिटी बहुत 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 ज्यादा है। अगर डेंसिटी ज्यादा है सॉलिड्स का तो इलास्टिसिटी बहुत 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 ज्यादा है, इसलिए वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इलास्टिसिटी बहुत 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 ज्यादा है तो स्पीड भी बहुत 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 ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं, कॉन्सेप्ट समझा? हाँ भैया कॉन्सेप्ट समझा। अब इसका बेटर फॉर्मूला लेने की हम कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं बोला कि हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग रहते हैं, हमको अभी एयर में फाइंड आउट करनी। चलो एयर में फाइंड आउट करेंगे द वेलोसिटी ऑफ अ longitudinal wave which is sound, velocity of longitudinal wave which is sound। अब बल्क्स मॉडुलस होता है फ्लूइड्स के लिए और यंग्स मॉडुलस होता है लीनियर सॉलिड्स के लिए। लीनियर सॉलिड मतलब समझते हो ना, लंबा रॉड है कोई, लीनियर सॉलिड्स। दोनों को थोड़ा सा बहुत समझाता हूं। अब हम आ जाते हैं पहले कॉस की तरफ। कॉस कॉन्सेप्ट आउट ऑफ सिलेबस। अब फ्लूइड्स होता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या कहता है, उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला दो देते हैं, डेल्टा पी, पी इज प्रेशर, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा पी बाय डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम नेगेटिव माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। अब ये अपॉन वी है तो इसको हम लोग ऊपर भी डाल सकते हैं, नीचे का ऊपर आ जाएगा ये वी। ये है तुम्हारे बल्क्स मॉडुलस का फॉर्मूला। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी विच इज वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर, है कि नहीं। तुम अगर गैस का इलास्टिसिटी देख रहे हो तो इलास्टिसिटी में प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। देखा हमने इलास्टिसिटी में प्रेशर चेंज हो रहा था, अब प्रेशर चेंज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज होने वाला है। तो इनिशियल वॉल्यूम और ये सब फैक्टर समझ गए तुमको, बल्क्स मॉडुलस। ये हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड्स के लिए, तो गैस के लिए हम ये यूज करेंगे। यंग्स मॉडुलस में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में तो ये भी नहीं है, पर यंग्स मॉडुलस को छोड़ देंगे। जिसको कॉन्सेप्ट समझना है यंग्स मॉडुलस का मैसेज कर लो, यंग्स मॉडुलस भी मैं समझा दूंगा। अब हमको क्या करना है, ये यहाँ पे फिट कर देना है। तो हमको क्या फॉर्मूला मिल जाता है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बल्क्स मॉडुलस। अरे यार मेरा ग्रीन पेन भी खत्म हो गया, अभी क्या बाकी है मेरे पास, एक और ब्लू पेन है, ठीक है ब्लू पेन यूज करेंगे, फिर से ब्लू पे आ जाएंगे मिड लेक्चर ब्लू वापस, ठीक है। v इज नाउ इक्वल टू, अरे भैया देखा क्या काम कर रहे हैं अभी, डेल्टा नहीं, हाँ बल्क्स मॉडुलस अपॉन रॉ। हमने इलास्टिसिटी मॉडुलस का कौन सा लगा दिया, बल्क्स मॉडुलस लगा दिया, क्योंकि फ्लूइड्स की बात करें हमको गैस का दिखाना है। अब इसको फाइंड करने सबसे पहले हमारे पास आए द ग्रेट बाबा, द न्यूटन बाबा, द ग्रेट बाबा, द न्यूटन बाबा, ठीक है समझो। अभी और बहुत चैप्टर बाकी आगे आगे है, मुझे पता है। अभी तक मैं आधा चैप्टर में घुस चुका हूँ। इंफ्रासाउंड इंफ्रासाउंड वगैरह भी है, पर वो मैं जल्दी करवा दूंगा। तो लेसन कुछ 140 का हो जाएगा आराम से, ठीक करवा दूंगा मैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक। अब न्यूटन ने फॉर्मूला के लिए क्या बोला कि ये कॉस है, ठीक है, ये कॉस है। कौन सा नोटा सिलेबस चल रहा है अभी, कभी भी हम लोग आउट ऑफ सिलेबस की बात कर रहे हैं। हमको फाइनल फॉर्मुलेशन फॉर्मूला हमारे सिलेबस में, जो भी सिलेबस में देख लो। हम न्यूटन साहब ने बोला कि द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। न्यूटन साहब बोले कि यहाँ पे कंप्रेशन रेरफैक्शन हो रहा है। अब तुम बोलोगे भैया कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। प्रेशर हाई मतलब टेम्परेचर भी हाई होता है प्रेशर के साथ। पर न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन क्या कहते हैं कि प्रेशर बढ़ता तो है पर फिर वो हीट बढ़ती तो है, टेम्परेचर नहीं, हीट बेसिकली
हीट बढ़ती तो है, पर वो हीट क्या हो जाता है, आसपास की जो सराउंडिंग एयर है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे है उसको लूज आउट हो जाती है और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे रेरफेक्शन, यहाँ पे कूलिंग हो जाती है। तो जो ये टेम्परेचर रिलीज कर रहा है, ये जो हीट रिलीज कर रहा है इसमें आ जाएगी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कि यहाँ पे हीट बढ़ रही है, यहाँ पे हीट घट रही है, एक्सचेंज ऑफ हीट हो जाएगा। ऐसा न्यूटन साहब ने कहा। अब जब हम न्यूटन साहब की बात माने, सो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस वी कैन से देयर इज एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, माइनस डेल्टा, इक्वेशन क्या है तुम्हारा, माइनस डेल्टा वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू पी। ये इक्वेशन आता है जब हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, जो बल्क मॉडुलस था वो किसके इक्वल आ रहा है, प्रेशर के इक्वल आ रहा है। तो न्यूटन साहब ने क्या कर दिया, चुपचाप V इज इक्वल टू डेल्टा P बाय रॉ। ये है न्यूटन्स फॉर्मूला। पर जब हमने न्यूटन्स फॉर्मूला को यूज किया, हमको जो मिला स्पीड ऑफ साउंड, वो हमको कितना मिला, स्पीड ऑफ साउंड वो कम मिला हमको। कितना मिला हमको, 279.5 मीटर पर सेकेंड, कितना हमको स्पीड मिला। पर जब हमने एक्सपेरिमेंट्स करके देखा, एक्सपेरिमेंटली, अभी एक्सपेरिमेंट से तुम लोग कैसा ढूंढोगे स्पीड ऑफ साउंड आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हम कैसे स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करते हैं वो मैंने आगे बताया है, आगे बताऊंगा मैं। तो उसका स्पीड करीब करीब 330 मीटर पर सेकेंड है। अब ये वैल्यूज किसी भी एंगल से क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने क्या बोला, न्यूटन जो है फॉर्मूला गलत हो गया। पर हम न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने कुछ करने की कोशिश की, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि न्यूटन साहब चूक गए। अब न्यूटन साहब कहाँ चूके, हम लोग आते हैं अभी लाप्लास करेक्शन पे। अब लाप्लास जो है, लाप्लास, ठीक है, लैपिस नहीं है वो, लाप्लास है, लाप्लेस, या फिर जो भी तुमको बोलना है, लाप्लेस, लाप्लास, लाप्लेस से लाप्लास, ठीक है। लाप्लास इज करेक्शन, लाप्लास ने करेक्शन किया, वो बोला कि इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तुमको टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। पर एडियाबैटिक प्रोसेस होती क्या है, समझते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पे हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं, कि पार्टिकल बहुत जोर कंप्रेशन रिफ्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन सीआर, हीट को ट्रांसफर होने का वक्त ही नहीं मिल रहा। न्यूटन ने क्या बोला, हीट ट्रांसफर हो रही है इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। न्यूटन क्या बोला, न्यूटन बोला ये कंप्रेशन है, ये रेरफैक्शन है कि नहीं, ये कंप्रेशन है, ये रेरफैक्शन है। अब यहाँ पे कूलिंग होगी, यहाँ पे हीटिंग होगी, यहाँ पे हीट बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे हीट कम होगा क्योंकि प्रेशर कम है। तो यहाँ से हीट यहाँ पे जाएगी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। पर लैप्लेस बोल रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस है भैया, हीट ट्रांसफर का टाइम ही नहीं है। तो क्या हीट में चेंज होगा, चेंज होगा, बहुत झुम 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 चेंज होगा, बहुत रैपिड चेंज होगा, पर चेंज होगा हीट में। सो वी कैन नॉट से इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस बट इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है देखते हैं, माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा पी। अब ये गामा पी क्या है, दिस इज नॉट यंग्स मॉडुलस, ये अलग गामा है। ये गामा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम लोग इसको हीट एंड प्रेशर चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर इसको हम लोग अभी फॉर्मूला में डालेंगे तो हमको मिलेगा V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा P अपॉन बाय डेल्टा P इन डेल्टा कहाँ बोल रहा हूँ, गामा P अपॉन रॉ। ये है तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। नोट करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। समझ आ गया फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, समझ गए भैया, हम तो बहुत समझ गए। बड़ी स्मार्ट चिल्ड्रन भी, बड़ी स्मार्ट भाई बहन है मेरी जो समझ गए हैं तो सेकंड में ही, ठीक है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। ओ माय गॉड,
हम फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि फैक्टर्स क्या है इसके। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं हम फॉर्मूला में देखेंगे, ठीक है। मैं नहीं दिखूंगा चलेगा, बस व्हाइट बोर्ड दिखना चाहिए तुमको। अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रॉ। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हीट की बात हो रही, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या टेम्परेचर एक फैक्टर है? हाँ, टेम्परेचर एक फैक्टर है। टेम्परेचर 100% एक फैक्टर है। हम क्या बोल सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। और कौन सा है टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में टेम्परेचर, नॉट सेल्सियस, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इससे एक फॉर्मूला बनता है कि अगर तुमको टेम्परेचर गिवन है और तुमको स्पीड ऑफ साउंड बताना है एयर में, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला है V T डिग्री सेल्सियस पे, इफ यू हैव टू फाइंड दिस, V नॉट प्लस 0.61 इनटू T। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अगर तुमको बोला है कि मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी दो, V नॉट क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस विच इज अप्रॉक्स 330 प्लस 0.61 इंटू 25। आ गया तुम्हारा आंसर। कैसे करेंगे इसको, कैलकुलेट करना है तुमको, तो डेसिमल 25,000 ठीक है, हो गया तुम्हारा आंसर। कर लेना, एड अप करके देख लेना। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर ये 1 होता, t if t is 1 then we can say for every degree celsius in change there is a 0.61 degree celsius in change, for every degree celsius there is 0.1 increase in speed। मतलब अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, वेलोसिटी इज गेटिंग इंक्रीज बाय 0.61, है कि नहीं? अगर मेरे पास 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाऊं तो क्या होगा, दिस प्लस दिस अगेन, तो 2 डिग्री सेल्सियस के लिए ये और एक और बार 0.61। तो फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस वी गो हायर, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.61। ओके, फैंटास्टिक, समझ गए हम लोग। 0.61 इंक्रीज होता है, एक फैक्टर हो गया टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को छोड़ के एक और कौन सा फैक्टर हो सकता है हमारे पास? फॉर्मूला पे आते हैं वापस। हमने पहला चीज क्या देखा फॉर्मूला में, गामा, गामा डिस्कस कर लिया हमने, अरे वाह। अब ये आते हैं प्रेशर और रॉ पे, ठीक है। अब प्रेशर है, रॉ है, तो क्या प्रेशर और रॉ, तो हम लोग क्या कहेंगे, V इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ P। गलत हो गया, फॉर्मूला में प्रेशर दिया है पर वो फैक्टर नहीं है। क्यों भैया, धोखा मत करो भैया, सच बोलो हमको। अरे सच बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज किया तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। अरे भैया दादा, ये होगा तुम्हारा प्रॉब्लम, प्रेशर इंक्रीज इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंक्रीज। अरे अरे, इसका मतलब द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी इज कांस्टेंट। अरे दादा, ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा, एंड प्रोडक्ट सेम आ गया। मैं डेंसिटी बढ़ाऊंगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली इफेक्टेड कांस्टेंट है। तो हम इससे क्या सीख मिलती है, प्रेशर और डेंसिटी आर कांस्टेंट रेशियो। अरे भैया, तो मतलब ना प्रेशर ना डेंसिटी दोनों फैक्टर नहीं है। अरे वाह, ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ह्यूमिडिटी। अब मैं बोलूं मेरे पास एक एयर है, आई हैव ड्राई एयर एंड आई हैव ह्यूमिड एयर। किसका ज्यादा डेंसिटी होगा? डेंसिटी भैया, डेंसिटी क्यों हम लोग देखते हैं। अब लोग बोलेंगे ह्यूमिड एयर का डेंसिटी ज्यादा होगा, पर वो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एयर पार्टिकल का डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वन पार्टिकल ऑफ एयर इज इक्वल्स टू अप ऑफ H2O,
एयर पार्टिकल का जो वेट होता है इट इज h/5 टाइम्स, तो मतलब कितना ज्यादा है ना, ज्यादा है। 8/5 मतलब कितना 1, this will be 5 and this will be 3, हाँ 3, 1 into 3। जब तुम्हें H2O के मास में, एक मोलर मास बात करते हैं इसमें, मोलर मास विच इज मोल्स, तो वन पार्टिकल ऑफ एयर इज हेवियर, इज मोर हेवियर देन अ पार्टिकल ऑफ वाटर। अब मेरे पास देखते हैं इसको अच्छे से देखते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं और सारे के सारे इतने हैवी हैं, ठीक है, तो इसका डेंसिटी फिक्स्ड है। पर अब मैं कुछ यहाँ पे भारी वाले मॉलिक्यूल्स छोड़ के थोड़े हल्के वाले वाटर मॉलिक्यूल्स भेज देता हूँ, विच इज लाइटर, एयर मॉलिक्यूल्स आर लाइटर, तो ओवरऑल डेंसिटी घट नहीं गई है कि नहीं? कंपेयर करो कौन सा ज्यादा डेंस होगा, ये हेवियर पार्टिकल्स है और इसके बीच में मैंने 2 वाटर पार्टिकल घुसा दिए, तो ह्यूमिड एयर इज लेस डेंस देन ड्राई एयर। अब यहां पे जो है प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, हम लोग प्रेशर बढ़ा नहीं रहे एक्सटर्नल, प्रेशर इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, k मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको समझ नहीं आया k कांस्टेंट होता है, लास्ट टाइम मैंने k लिखा था, समझ नहीं कांस्टेंट होता है, k का मतलब कांस्टेंट होता है। अब प्रेशर कांस्टेंट होता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ नहीं रहा, अब इसकी डेंसिटी कम है पर प्रेशर कांस्टेंट है, पर अभी अगर प्रेशर कांस्टेंट है और डेंसिटी कम है तो इसका मतलब स्पीड ह्यूमिड एयर में ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी ह्यूमिड एयर की कम है, तो ह्यूमिड एयर में डेंसिटी कम है तो मतलब स्पीड ज्यादा होगी। अरे बाबा, पर डेंसिटी इज ओनली अ फैक्टर ऑफ स्पीड व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, ये नोट कर लो। सो यस, डेंसिटी इज अ फैक्टर, बट उसका एक सिचुएशन होता है, वो क्या सिचुएशन होता है, प्रेशर कांस्टेंट चाहिए भैया। ओ माय गॉड, प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी बात करेंगे। गॉट इट, वेरी नाइस। ह्यूमिडिटी समझ गए, अब आती है विंड, विंड के ऊपर बात करते हैं। विंड, विंड क्या होता है, हवा, हवा चल रही है, ठीक है, अब मैं साउंड इस डायरेक्शन में छोड़ रहा हूं, हवा भी इस डायरेक्शन में चल रही, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड, ड्राइंग मत देखो बट स्पीड क्या हो जाएगी, चुक 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 इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इट विल बी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ विंड। पर अगर मैं इस साइड में विंड साउंड को छोड़ू और विंड ये साइड पे आ रही हो तो क्या होगा, v माइनस w हो जाएगा, w इज स्पीड ऑफ विंड। तो डायरेक्शन ऑफ विंड जो है इट प्लेज अ ग्रेट पार्ट इन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है भैया, समझ गए, समझ गए, फैक्टर्स भी समझ गए, स्पीड भी समझ गए, सभी समझ गए, सभी नाचो नाचो सर अभी नाचो 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 नाचो, कोई ना टेंशन ना, नाचो, फिजिक्स है, नाच लो, बस नोट्स भी बनाते रहो। हमने पहला पढ़ा क्या, प्रेशर इज नॉट अ फैक्टर, डेंसिटी इज नॉट अ फैक्टर अनलेस प्रेशर इज कांस्टेंट। बट क्या प्रेशर विल बी, ये भी लोग को क्वेश्चन आता है, क्या प्रेशर विल बी अ फैक्टर इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट? नो, यू कैन नॉट कीप डेंसिटी कांस्टेंट, क्योंकि तुम अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होगी, प्रेशर भी बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यू कैन नॉट कीप डेंसिटी कांस्टेंट बट यू कैन कीप प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है पर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, इसलिए डेंसिटी इज समटाइम्स अ फैक्टर बट प्रेशर इज देयर फैक्टर। अब आते हैं हम जो वेव की जो फैक्टर होती है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी जो भी होता है, तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे बोलते हैं, म्यू, म्यू, व्यू, म्यू है कि नहीं, म्यू, लैम्बडा, ये सब जो है तुम्हारे साउंड के, दे डू नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। तुम्हारी वेवलेंथ कितनी है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कितना है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, आई डोंट गिव, आई डोंट केयर, आई डू नॉट केयर, तुम्हारा जो भी हो जाएगा ये आई डोंट केयर। मेरी स्पीड में क्या फॉर्मूला है मेरा, ये अंडर रूट गामा बाय प्रेशर रॉ। ह्यूमिडिटी क्यों प्ले कर रही है, क्योंकि इसमें डेंसिटी प्ले कर रही है।
हम लोग टेम्परेचर क्यों प्ले कर रहा है, क्योंकि गामा इज बेसिकली टेम्परेचर रिलेटेड, वो समझ जाएगा तुमको जब हम लोग हीट एंड प्रेशर चैप्टर करेंगे, ठीक है, समझ गए, समझ गए, ठीक है, इसको दिमाग में एक बार देख लेंगे, फिर हम लोग इसके इफेक्ट देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, चलो मेंटल नोट्स बनाएंगे, चलो 3 2 1 गो, ठीक है। मैंने बोला था एक्सपेरिमेंट, और भाई मेरी आवाज़ देखो, ये पहले चली गई, देखो आवाज़, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, एक ना आधा घंटा, ठीक है, फिर भी और पढ़ाऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट बाकी 4-5 इंफ्रासाउंड वगैरह बाकी है, बाकी तो एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन है कि थंडर और लाइटनिंग का क्या सीन है, तुमको पता है लाइट इज वे मच मोर फास्टर देन एयर, है ना, एयर एयर क्यों बोलता हूँ मैं साउंड को, बार बार साउंड होता है, ठीक है, सबको पता है, लाइट इज मच मच मोर फास्टर देन साउंड, तो साउंड का क्या क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन ऑफ लाइट एंड साउंड में तुमको बता देता हूँ। लाइट वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, मैंने तुमको पहले बताया, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, पहले बता दिया, स्पीड का डिफरेंस होता है, ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बाकी बाकी चीजें, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हाइल साउंड वेव्स आर इन एयर आर लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, जैसे 4-5 डिफरेंसेस दिए हुए टेक्स्ट बुक में, वो कर लेना। एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन, गोली चलाई मैंने, लेकिन साउंड कैसे डिटरमाइन करोगे, मैंने गन चलाई, तुमको फ्लैश दिखेगा, एक गन चलाने पे फ्लैश दिखेगा, अब मैंने जब फ्लैश देखा तो मैं स्टॉपवॉच ऑन करूंगा, और फिर जब मुझे साउंड आएगी तब मैं स्टॉपवॉच स्टॉप करूंगा, अब जो फायरिंग होगा उसी टाइम पे मेरे को लाइट दिखेगी, लाइट तो इंस्टेंटली पहुंचेगी ना मेरी आंखों में, क्योंकि लाइट बहुत फास्ट है, साउंड को आने को टाइम लगेगा, तो जो टाइम लगा साउंड को मुझ तक पहुंचने में, दैट विल बी टाइम, उसको मैं डिस्टेंस नाप लूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड आई विल फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड व्हिच विल बी 330 मीटर पर सेकंड इन एयर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब इफेक्ट्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड भी सबको पता ही है, किलो के रेलवे कहाँ लगाते हैं, क्यों, क्योंकि सॉलिड्स में जो है स्पीड ज्यादा होती है, साउंड की तो स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए पहले ही आवाज आ जाता है हम लोग को, ठीक है। इंफ्रासाउंड, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज। अब तुम्हारे जो कान हैं उनको 20 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी, एंड 20 किलो हर्ट्ज मतलब क्या होता है, के मतलब क्या होता है 1000, तो मतलब 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो रेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं सोनिक रेंज। सोनिक रेंज क्या होती है अभी, सोनिक रेंज मतलब जितना हमारा कान सुन सकते हैं। अब मैं अगर 20 हर्ट्ज के नीचे का फ्रीक्वेंसी लेके जाऊं तो तुमको सुनाई ही नहीं देगा, और अगर मैं 20,000 हर्ट्ज के ऊपर लेके जाऊं फ्रीक्वेंसी तो भी तुमको सुनाई नहीं देगा। इसके नीचे जो फ्रीक्वेंसी होता है हम उसको इंफ्रासाउंड बोलते हैं, इंफ्रासाउंड। और इसके ऊपर जो होता है हम उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके एप्लीकेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट, और एप्लीकेशंस इज रट्टा वाला पार्ट, और रट्टा वाला पार्ट मैं नहीं हूं, मैं हूं कॉन्सेप्ट तुमको समझ आया होगा आज होपफुली, ठीक है, कॉन्सेप्ट तुमको समझ आ गया होगा। अब अल्ट्रासाउंड के 2 प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर सारे एप्लीकेशन होते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है, इट हैज वेरी हाई एनर्जी, इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत पावरफुल, हाई एनर्जी एकदम, जैसे मेरी एनर्जी होती है लेक्चर के स्टार्ट पे, नॉट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, भी लेक्चर खत्म हो रहा है, मेरी एनर्जी, अरे यार मेरे को सोने दो, रात के 11 बज रहे हैं, रात के मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बताना नहीं किसी को, रात के 11 बजे तक के लेक्चर रिकॉर्ड करता है तुम्हारा भाई, ठीक है 11 नहीं बजे, ठीक है, मजाक कर रहा था मैं, 11 नहीं बजे, क्या फिर बजे तुमको क्या पता ठीक है, हाई एनर्जी पर अभी रात हो रही है, बेसिकली रात में मेरे को नींद आ रही है, पर लेक्चर के स्टार्ट में मेरे को एनर्जेटिक था एकदम, वैसे एनर्जी मेरे में भी नहीं रही, पर जो लेक्चर के स्टार्ट वाला मैं हूँ उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरी एनर्जी थोड़ी हाई लग रही है क्योंकि मेरी एनर्जी कभी लो होती ही नहीं है, मेरी एनर्जी लो नहीं होती, वाह, ओके अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इट ट्रैवल्स अलोंग अ वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ, इसका मतलब क्या है, इट हैज हाई डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिविटी क्या होती है, डायरेक्टिविटी मतलब वो सीधा सीधा ही जाएगा, कभी कभी साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, सुना है ना, मैंने इस दीवार को मारा, टुक साउंड रिफ्लेक्ट हुई। एको कैसे होता है, अभी तुमको थोड़ा बहुत एको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मेरे रूम में एको है थोड़ा बहुत, वो तुमको एको सुनाई दे रहा होगा, क्यों, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है।
पर अल्ट्रासाउंड डज नॉट रिफ्लेक्ट। अल्ट्रासाउंड सीधा जाएगी, आई विल नॉट, हम झुकेगा नहीं साला, हम मुड़ेगा नहीं साला, हम कुछ नहीं करेगा, हम सीधा जाएगा साला। दैट इज अपना अल्ट्रासाउंड। इसलिए अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं हाई डायरेक्टिविटी हाई एनर्जी के ऊपर। पढ़े कुछ? ठीक है। क्या होता है? बैट्स। अब बैट्स क्या कहता है? उसकी हाई डायरेक्टिविटी, वो मुड़ता है पर पूरा नहीं मुड़ता। बैट्स ने अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा, साउंड वेव हिट की दीवार को, ये दीवार है, यहाँ पे दीवार है, साउंड वेव हिट की और वो सीधा वापस आएगी, चुप, बैट को लगेगी, बैट उसको सेंस करेगा कि यहाँ पे मेरे को अल्ट्रासाउंड मैंने मारा, मेरे को सुनाई दिया सूख, तो यहाँ पे सीधा मारा, सीधा आया। तो अल्ट्रासाउंड का हाई डायरेक्टिविटी, सीधा सीधा, इट विल नॉट गो सीधा तेढ़ा, नेवर। अल्ट्रासाउंड इज सीधा सीधा, सीधा मारोगे सीधा आएगा। तो अल्ट्रासाउंड से हम लोग ऐसा डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस एंगल पे आ रहा है, उस एंगल पे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसलिए बैट्स यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड को। ठीक है। साउंड मारा, साउंड रिटर्न हुआ, मतलब मुड़ेगा, मैंने बोला था मुड़ेगा नहीं साला, पर मतलब वो एकदम हाई डायरेक्टिविटी होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट कर, अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट्स बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट वेरी हेवायरली, इट रिफ्लेक्ट्स प्रॉपर्ली। साउंड का रिफ्रैक्शन भी होता है, साउंड का रिफ्रैक्शन वो बहुत, डोंट वरी, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वगैरह डोंट वरी, आगे अभी नहीं। ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग में यूज होता है अल्ट्रासाउंड। तुम ड्रिल करोगे, अल्ट्रासाउंड क्या होता है? हाई एनर्जी होती है, तो उससे क्या हो जाता है? वो झुक कर ड्रिल हो जाता है, वो उसमें से गड्ढे बनते हैं। ठीक है। और ये 4-5 जो है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिए होंगे एग्जांपल, एप्लीकेशन, उसको देख लेना। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट हमारे चैप्टर का, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड और सुपरसाउंड का डिफरेंस। इसको मैं सुपरसोनिक का डिफरेंस। अल्ट्रासाउंड में समझ गया तुमको, अबाउट 20,000 हर्ट्ज। सुपरसोनिक क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड पे जब कोई जाता है। सुपरसोनिक इज स्पीड ऑफ साउंड और अल्ट्रासाउंड इज फ्रीक्वेंसी अबाउट 20,000 हर्ट्ज। तो दोनों का डिफरेंस समझ जाएंगे। ठीक है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड my versus supersonic, supersonic मतलब it travels at speed of light। तुमको भी भारी आवाज, नहीं don't, let's not travels at or higher than speed of light। लाइट नहीं, स्पीड ऑफ साउंड। लाइट मत प्लीज, लाइट का स्पीड पे तुम जाओगे, तुम लोग को फटके हाथ में आएगी। स्पीड ऑफ साउंड विच इज अप्रॉक्स 330 मीटर पर सेकेंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? साउंड विच हैज अ फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलोहर्ट्ज विच इज 20,000 हर्ट्ज। और यही था तुम्हारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट। और इसी के साथ मुझे भी सोने को मिलता है, तुम्हें भी सोने को मिलता है। 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। तुमने वैसे भी लेक्चर 2x स्पीड पे देखा है, पर मैंने लेक्चर 2x स्पीड पे रिकॉर्ड नहीं किया है। मैंने बीच में बहुत ब्रेक्स लेता हूँ मैं खुद। सब पहले हर तुम लोग ने ब्रेक्स देखे होंगे बीच बीच में, उसमें मैं खुद जाता हूँ, पढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज करता हूँ, पानी पीता हूँ। इट्स रियली एग्जॉस्टिंग। तो प्लीज़ अगर तुम लोग लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी स्कूल लाइफ में इफ आई कैन डू दिस मच फॉर तुम लोग के लिए, तो एक लाइक तो मैं डिजर्व करता हूँ। नहीं करता हूँ तो मत देना। इफ यू फील आई डिजर्व देन ओनली लाइक, इफ यू फील आई डोंट डिजर्व देन प्लीज डू नॉट लाइक। फिर भी लेक्चर देख सकते हो, बिना लाइक के लेक्चर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ ताकि मैं खुद लेक्चर को देख सकूँ और मुझे खुद सीखने को मिले। जब मैं लेक्चर बनाता हूँ, ट्रस्ट मी, तुमसे ज़्यादा मुझे सीखने को मिलता है, तुमसे ज़्यादा मुझे सीखने को मिलता है। ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम खुद को सिखाने की कोशिश करो। आई वुड रिक्वेस्ट, मेरा मार्केट मत खाना, ठीक है? यूट्यूब पे वीडियो बना के मेरा मार्केट नहीं खाना। डाल दो, मैं मना नहीं कर सकता, इट्स नॉट माई राइट, आई कैन नॉट डिनाई समवन, बट ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। ये जो चैप्टर है मैंने समझा दिया है। टेक्स्ट बुक के बहुत पॉइंट्स मैंने मिस किए हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक का टेक्स्ट बुक अलग अलग होता है। तो टेक्स्ट बुक के 4-5 पॉइंट प्लीज खुद से कर लेना, टेक्स्ट बुक पढ़ लेना एक बार, रिविजन के लिए कम से कम टेक्स्ट बुक पढ़ लेना। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स है आई होप वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। तो सी यू ऑल नेक्स्ट चैप्टर में। फिजिक्स का पहला हमने एक चैप्टर कर लिया है, अभी का नेक्स्ट चैप्टर बायो का होगा होपफुली। तो चलो मिलते हैं अगली बार।